देखिए स्टूडेंट, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो टोटल लेंथ है समुद्र तट की, कोस्टल रीजन की, इससे लगभग 12455 मतलब 12455 मेगावाट की टाइडल एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं और लगभग 40,000 मेगावाट की वेव एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं और लगभग 1,80,000 मेगावाट थर्मल एनर्जी गेन कर सकते हैं। अब ये गेन कर सकते हैं तो इसके लिए डिवाइसेस चाहिए। कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो इतना, अगर इसके पास डिवाइसेस हों और सक्षम हो वहाँ से एक्सप्लॉइट करने के लिए एनर्जी को डिवाइसेस बनाए, तो काफ़ी मात्रा में हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जब टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, और हमें आज यही सीखना है कि ये जितने एनर्जी हैं इनको हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें। जब हमारे पास इतनी एनर्जी का भंडार है, इसका मतलब हम किसी तरह इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, न्यू टेक्निक्स की हेल्प से कन्वर्ट कर पाएँ इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसी क्रम में इसी को समझने के लिए अब एक एक करके, जैसे भी बताया इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी, तो पहले टाइडल एनर्जी को समझते हैं ये क्या है। तो जैसे सबसे पहले टाइडल एनर्जी में होता क्या है, जो भी समुद्र लेवल, जो भी सी लेवल, जो भी ओशंस लेवल पे जो वाटर है, ऊपर पानी है, वो ऊपर की तरफ उठता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है। मतलब सी वाटर जो इन द सी है वो राइजेस होता है और फॉल्स होता है। ये कैसे होता है? देखो, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, जो अर्थ हमारी घूमती रहती है एक एक्सिस पर और इसके ऊपर पानी है, ऊपर से मेनली मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी हेल्प से जो वाटर लेवल है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ वाटर इन द सी जो होता है वो राइजेस होता है एंड फॉल्स होता है। अब ये चीज़ हम लोग कुछ सी के, कुछ समुद्र के कुछ किनारे हम लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, ये ऊपर राइज होना और फॉल्स होना वाटर का, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं हाई एंड लो टाइड्स। ओके, और ये 12 घंटे में एक बार तो कम से कम होता ही होता है। एक बार का मतलब एक साइकिल। ओके, ये हाई एंड लो टाइड्स का एक साइकिल होता है। ये जो डिफरेंस होता है टाइडल एनर्जी का, अब टाइडल एनर्जी का मतलब ये जो राइज होता है वाटर और वाटर लेवल फिर फॉल होता है, तो दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आता है, इसी को हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं या इसी से हमें टाइडल एनर्जी मिलता है। अब क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए वही कन्वेंशनल प्रोसेस है जो पारंपरिक, जो पहले से करते आ रहे हैं कि एक किनारे हम लोग डैम बनाएंगे और डैम इस तरह से बनाएंगे कि नैरो ओपनिंग उस डैम में करेंगे सी की तरफ, जिससे पानी समुद्र से आए जाए। उससे क्या होगा, जब वाटर लेवल जब हाई होगा, जब राइज होगा, तो उस नैरो ओपनिंग से उस डैम के अंदर चला आएगा और उसमें एक टरबाइन होगा। वो वाटर लेवल जब ऊंचाई पे होगा, जैसे नीचे जाएगा, तो टरबाइन को वो मूव करा देगा। ठीक है, अब जब टरबाइन को मूव कराएगा, फिर एज यूजुअल जैसे आप लोग जानते हो, टरबाइन मूव होगा तो डायनामो मूव होगा, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। अब इसी तरह वेव एनर्जी, अच्छा तो ये लोग तो ये तो जानते ही होंगे, वेव एनर्जी तो वेव से ही समझ में आ रहा है कि जो तरंगे होती है, वेव मीन्स तरंग, तो जो सी लेवल में या जो ओशंस में जो तरंगे अब कैसे आती हैं, ये तभी आती हैं जब हवाएं बहुत तेज़ हों जिस प्लेस पर, उस प्लेस पर पानी की लहरें या फिर तरंगे दिखाई देती हैं। अच्छा, वो जो तरंगे होती हैं इसमें कुछ नहीं, वो उन तरंगों में जहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की वेव्स होती हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अपने आप। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी डिवाइसेस से, और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर लेते हैं। और ये तो पता ही है, मैं तो बता ही चुका, जो वेव्स जनरेट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग विंड की हेल्प से अक्रॉस द सी जो फ्लो होते हैं। आप लोग इस, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, मार्क किया, इसको आप लोग राइट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग
ओशन थर्मल एनर्जी, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है ओशन थर्मल एनर्जी, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि लगभग 1,80,000 मेगावाट थर्मल एनर्जी से, ओशन थर्मल एनर्जी से हम लोग गेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं सन रेज किस पर पड़ती हैं, वो जो सरफेस ऑफ वाटर है, जो भी वाटर बॉडीज़ है, सी वाटर बॉडीज़ या फिर ओशन वाटर बॉडीज़, उसके सरफेस पर जो वाटर होता है जब पड़ता है तो वो सरफेस वाटर गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे के जो लेयर होते हैं वो गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। तो हम लगभग नीचे की तरफ जाते जाते हैं, तब तक जाते हैं जब तक एट लीस्ट ऊपर का जो टेम्परेचर होता है और नीचे तक के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ना हो जाए। मतलब लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर डेप्थ तक जाते हैं, या एट लीस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ऊपर अगर 40 है तो नीचे 20 हो, ठीक है, या ऊपर 40 है तो नीचे 10 हो, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यही जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, इसी डिफरेंस को हम लोग एक ऐसे डिवाइस का यूज करेंगे जो कि उस डिफरेंस को कैच कर लेगा। आखिर टेम्परेचर था, जब कैच कर लेगा और उसे हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उस हीट का हम लोग यूज करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। वोलाटाइल लिक्विड मतलब जैसे अमोनिया हमने बोला, वोलाटाइल लिक्विड मतलब इसे अगर हीट दोगे तुरंत एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमोनिया फिर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उस स्टीम को किसी पाइप के थ्रू हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर टरबाइन पे मूव करा देंगे, टरबाइन मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाएगी। दोबारा से फिर वो जो लिक्विड था हम लोग पंप के थ्रू उस सी लेवल के नीचे गहराई तक जाके पंप से ठंडा पानी निकालते हैं, और जो अमोनिया से जो गैस बना था वो फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर से अमोनिया बन जाएगा। फिर यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ठीक है। अब लेकिन ये सब प्रोसेस अभी भी है तो हमारे पास क्षमता, लेकिन बहुत ज़्यादा ही एनर्जी इन सब में है, लेकिन इसे एक्सप्लॉइट करना हमारे लिए टफ है, ठीक है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब इसी तरह जियो थर्मल एनर्जी देखेंगे तो जियो थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, जियो मतलब अर्थ होगा, तो अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे, आप जानते हो क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसमें जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं, जो पिघले हुए एक तरीके से आग के तरीके से होते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में आके फंस जाते हैं या ऊपर की तरफ आते हैं। अब जिस रीजन में आके वो ट्रैप हो जाते हैं उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। अब फिर हॉट स्पॉट, अच्छा, जो हॉट स्पॉट प्लेस होता है अगर वहीं से वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो फिर गर्म हो जाता है। अगर वो अंडरग्राउंड वाटर गर्म होकर बाहर निकल आता है, सरफेस के आउटलेट ऑफ द सरफेस आ जाता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, उसे हॉट स्प्रिंग बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो क्या होगा, उसी हॉट वाटर का जो गर्म हो गया उसे स्टीम फॉर्म में ट्रैप करके किसी तरह बाहर निकालेंगे पाइप के थ्रू, और हम लोग उसे टरबाइन पे मूव कराने के लिए छोड़ देंगे, और टरबाइन जो हमारा स्टीम की हेल्प से मूव करना स्टार्ट कर देगा। और फिर वही एज यूजुअल, टरबाइन मूव हुआ तो डायनामो मूव हुआ और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जियो थर्मल एनर्जी कहाँ पर इस समय एक्टिव है, कहाँ पर देखने को मिलता है, तो न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप लोग ये देख सकते हो। इसी तरह एक एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और पूरे एटम का, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, पूरे एटम का एटॉमिक मास, पूरा मास उसी न्यूक्लियस में स्टोर होता है। तो हम लोग इसी एटम का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी गेन करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से गेन करते हैं, या तो दो लाइट एटम को कंबाइन करके एक हैवी मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो भी उससे एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है बताएंगे कैसे। तो इस प्रोसेस को, अगर लाइट एटम को हम लोग कंबाइन करते हैं, उसके न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं और हैवी न्यूक्लियस वाला एटम बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, मतलब जोड़ना, ठीक है। फ्यूज़न मतलब फ्यूज़ करना, जोड़ना मतलब संलयन। और अगर एक हैवी न्यूक्लियस वाले एटम को हम लोग ब्रेक करते हैं एनर्जी देकर, तो फिर जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, तो उसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली अभी तो लिखा है, ऊपर देखोगे आप, रीड करोगे, इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियस जो हैवी एटम का होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, या ठीक है, जब इसे इसके न्यूक्लियस पे
हम लोग लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स से बम्बार्डिंग कराते हैं, मतलब उस पर एक तरीके से थ्रो आउट करते हैं, कास्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो वो 2 पार्ट में या छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, न्यूक्ली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्ली में ब्रेक हो जाते हैं, और जब ब्रेक होने के बाद इसमें बहुत ही लॉट या फिर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। वो कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग जानते हो क्या होता है। जितना पहले एनर्जी था, मतलब एक जब हैवी मेटल था उसके अंदर मान लो जितना एनर्जी था, उसके बाद ब्रेक होने के बाद 2 पार्ट 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जब ब्रेक होता है उसके बाद उनकी जब एनर्जी चेक करते हैं, जो लाइटर न्यूक्ली में ब्रेक होता है तो पहले वाले से कम होता है। अच्छा, कम होता है, फिर मान लो तो दोनों में डिफरेंस आया ना, मान लो 10 ही कम हो गया अगर, तो वो कमी क्यों हुई? तो वो जो कमी हुई वो कहीं वेस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कहीं ना कहीं फिर उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। वही जो कमी है, जो कम हुआ, जो डिफरेंस आया, उसी डिफरेंस का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना जरूरी है, इससे कितनी एनर्जी मिलती है। जैसे फिज़न ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम का अगर आप फिज़न कराते हो, मतलब ब्रेक करते हो, तो जैसे कोल कार्बन से बना है, तो कोल से जो कोल में जो एक कार्बन के एटम से जितनी एनर्जी मिलती है जलाने पर, उसके 10 मिलियंस टाइम्स कर दो आप, तब जाके एन एटम ऑफ यूरेनियम के फिजन से मिलता है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एनर्जी के मामले में। अब देख सकते हो, क्या देखना है कि न्यूक्लियर फिजन, अब वही जो मैंने बोला ना, न्यूक्लियर फिजन में जो डिफरेंस इन मास आता है, मतलब पहले मास ज़्यादा था, फिर जब ओरिजिनल मास ज़्यादा था न्यूक्लियस का, और जो ब्रेक हुआ न्यूक्ली में छोटे छोटे, वो मास उससे कम आया, तो दोनों का डिफरेंस जो आया मास में या एनर्जी में, उसी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसी न किसी एनर्जी में, एक अलग अलग से डिवाइसेस से। और ये चीज़ समझने के लिए जो आइंस्टीन का ये जो फेमस इक्वेशन है, E=Δ यहाँ डेल्टा एम क्या है? हमारा डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मास एंड जो भी प्रोडक्ट बना है, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप इसे देखोगे, उसके बाद आप ये देखोगे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तारापुर वगैरह, ये सारे के सारे आप रीड करोगे। लेकिन एक चीज़ और बताना, अभी तक तो न्यूक्लियर फिज़न, देखो न्यूक्लियर फिज़न में ये ज़्यादातर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता। इसका जो वेस्ट होता है, ई वेस्ट, इसका जो वेस्ट होता है रेडिएशंस फॉर्म में, ठीक है, सब एटॉमिक रेडिएशन फॉर्म में, वो बहुत ही हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर। अगर फ्यूज़न से हम लोग जो भी एनर्जी गेन करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऑप्शन है इसकी जगह, लेकिन थोड़ा सा टफ है इससे फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, जैसे जो द मेजर हैज़ार्ड ऑफ न्यूक्लियर, अब जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन होते हैं जहाँ से, एक तो उस पावर को हम लोग स्टोर कहाँ करें, फिर जो भी उसके वही बताया ना वेस्ट है रेडिएशंस फॉर्म में, उनको किस तरह से हम लोग डिस्पोज करें। अगर इन प्रॉपर तरीके से इनके वेस्ट को हमने स्टोर किया, डिस्पोज किया, तो क्या होगा? एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन होगा, मतलब हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा। और अचानक मान लो बाई चांस न्यूक्लियर रेडिएशन अगर जहाँ पावर प्लांट है वो लीकेज उसका दिखाई दे, तो बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे स्टार्टिंग में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम लोग किस में करते थे? डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करते थे। अब जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फिज़न और फ्यूज़न ये सब करा के वेपन्स वगैरह और सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जैसा कि मैंने बताया था, ये उसकी जगह थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसे जनरेट करना सेफ़र तो है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें क्या करते हैं फ्यूज़न में बताया था ना, कि 2 हल्के हल्के लाइट न्यूक्ली को आपस में कंबाइन करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही कहानी है। पहले जो है जितना आपका मास है, बाद में जो मास है, दोनों में डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस आएगा, वो उसी डिफरेंस को, वो डिफरेंस कहाँ गया? कहीं ना कहीं वो एनर्जी गई, उसी मास को, उसी एनर्जी को हम लोग ट्रैप करके जो भी हमें जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, वर्क फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास कन्वर्जन के जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कैसे हैं, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप, आप आइसोटोप देख रहे हो कि एटॉमिक मास देख लो, दोनों के सेम हैं, तो ये हैं, दोनों को कंबाइन किया तो हीलियम गेन होता है हमें। अब देखते हैं
कि जितने भी सन हैं और सन के जैसे अदर जो स्टार्स हैं, जितने भी स्टार हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन होता रहता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हो, होता क्या है, ये जो कंडीशन होते हैं ना कि इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर, जब अलग अलग न्यूक्लियाई को, जो छोटे छोटे लाइटर जो न्यूक्लियस होते हैं, जब उन्हें फ्यूज़न कराते हैं, मतलब फ्यूज़ करते जोड़ते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर और मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर हाई और हाई प्रेशर की नीड होती है फ्यूज़न कराने में। तो यही रीज़न है कि फ्यूज़न तो अच्छी बात है लेकिन बहुत टफ है। इसलिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब हैं वो बेस्ड किस पर होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पर, फ्यूज़न रिएक्शन पे बेस होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर बम को हम लोग किसके अंदर फिट करते हैं, फ्यूज़न, जो यूरेनियम का जो फिज़न होगा उसके अंदर, क्योंकि जब यूरेनियम का फिज़न होगा तो एनर्जी देते हैं और इसे लगभग 10⁷ केल्विन तक थोड़े माइक्रोसेकंड के लिए एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसी का यूज करके हाइड्रोजन बम ब्लास्ट हो जाता है। आप समझ सकते हो। इसके बाद देखो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, इन सब से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं एनवायरमेंट को, तो आप देख सकते हो। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ कहीं से भी आप एनर्जी को एक्सप्लॉइट करो, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को किसी न किसी वे में डिस्टर्ब तो करता ही करता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं जो क्लीन फ्यूल जिसको बोलते हैं सीएनजी, ये भी कहीं ना कहीं जब ज़्यादा एक्सट्रैक्ट इसे करते हैं पर्टिकुलर सोर्स से तो हार्मफुल तो होता है लेकिन क्लीनर देन अदर होता है, थोड़ा दूसरे से ठीक ठाक होता है। और हम लोग तो देख ही चुके हैं जो भी फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं वो कैसे पोल्यूशन के कारण बनते हैं। और इन केस अगर हम लोग एक्चुअल ऑपरेशन देखें ऑफ आर डिवाइस, किसी भी जैसे सोलर सेल, वो भी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन देख ठीक है पोल्यूशन फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका असेंबलेज, जहाँ पर भी इनमें जो डिवाइसेस यूज हुआ है वो बनाते समय, जो भी डिवाइस ये वो बनाते समय जिन फैक्ट्री और जो भी चीज़ें का रॉ मटेरियल का यूज हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी एनवायरमेंटल डैमेज करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं ठीक है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें मशीनरी, जो पार्ट, जो रॉ मटेरियल, उसके बारे में आप थोड़ा सा पता करो बिल्कुल बेस में जाके, तो देखोगे वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कॉज तो कर ही रही हैं। ठीक है। और हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, अब वो कैसे डिपेंड करता है ये तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने दिनों तक चलेगा, बाकी आता ही है। फिर इसके बाद बस यहीं तक इसको रखते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अब इस थोड़ा सा अच्छे से इसे रीड करो, जितना भी मैंने मार्क किया है उसे अपने बुक में मार्क कर लो, फिर इसके नोट्स कुछ ही दिन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक पहले आगे के और चैप्टर्स आप